आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत। इस के मीन्स क्लस्टरिंग तकनीक को समझने के लिए हमने एक 4 चरणों वाला एल्गोरिदम देखा था। तो इसे हम लोग जल्द से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में सबसे पहले हमने जानकारी ली। उसके बाद उसके सेंट्रॉइड्स कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में हमने देखा, जिसे हमने कहा एल्बो पॉइंट के हिसाब से सेंट्रॉइड निकलते हैं और उसके साथ साथ क्लस्टर्स भी निकलते हैं। मतलब क्लस्टर्स की संख्या और सेंट्रॉइड की संख्या समान होनी चाहिए। उसके बाद ये जो चरण है स्टेप 1, 2 और 3 को हमने देखा, और चौथा स्टेप जो कि रिपीटेशन है स्टेप 2 और 3 का, और वो हमें करना है कॉन्वर्जेंस तक। यह चौथी स्टेप हमने देखी और हमने इस तरीके के एक क्लस्टर को यहाँ पर आकार दिया है। तो हम आगे देखते हैं कि इस के मीन्स क्लस्टरिंग को हम किस प्रकार फॉर्मुलेट करते हैं और क्या क्या उसके और जो बिंदु है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बताता है। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम स्क्वायर एरर फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है के मीन्स क्लस्टरिंग का, वो आपका स्क्वायर एरर फंक्शन है। अब यह जो स्क्वायर एरर फंक्शन है, इससे हम लोग दर्शाते हैं इस तरीके के समीकरण से। तो हमने यहाँ पर जो समीकरण दिखाया है उसे हमने लिखा है J = तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है। ये पूरा समीकरण है। ये है आपका J = समेशन ऑफ I = 1 और समेशन ऑफ J = 1। तो दो समेशन है जिसका रेंज k तक है और दूसरे का रेंज n तक है। और यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू xi माइनस vj होल स्क्वायर की ली हुई है। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा 1 बताई गई है। तो आप यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए xi माइनस vj, तो xi यहाँ पर आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस बताता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस बताता है चूँकि xi जो कि डेटा पॉइंट है और vj जो कि सेंट्रॉइड है। तो अगर आपको याद होगा कि हमने इस तरीके के कुछ सेंट्रॉइड्स निकाले थे और उस सेंट्रॉइड्स में हमने एक बिंदु ये डेटा पॉइंट्स निकाले थे और उसमें हमने बोला था कि एक हमने सेंट्रॉइड हमारा है, और फिर हम धीरे धीरे उस सेंट्रॉइड को हम लोग शिफ्ट कर रहे थे नए सेंट्रॉइड में। तो आपका यह जो सेंट्रॉइड है इसे vj बोला गया है, और यह जो बाकी के डेटा पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपके xi है। तो xi माइनस vj होल स्क्वायर, ये जो अंतर दिखाया गया है इसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। वो यूक्लिडियन के फॉर्मूला से निकाला गया अंतर है। अब ये k जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये k की जो वैल्यू है, यह k की वैल्यू का मतलब है आपके टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो जैसे कि हमारे कितने क्लस्टर्स थे आपको याद होगा, आप
हमारे 3 क्लस्टर्स से। तो यह जो इटरेशन है ये आपका 3 बार आउटर इटरेशन होगा। अब यहाँ n देखिए, n का मतलब है डेटा पॉइंट्स। तो जैसे कि मैंने अगर ये एक पूरा क्लस्टर दिखाया हुआ है तो उसमें कुल मिलाकर मैंने 4 डेटा पॉइंट्स दर्शाए हैं, तो ये n हो गया आपका 4। तो यह 4 जो है उस 1 से लेके तो 4 डेटा पॉइंट तक हमें ये यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको याद होगा कि ये स्टेप जो हमारी 2 नंबर की है कि जिसमें हम लोग इंडिविजुअली डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं इटरेटिवली, वो यही स्टेप को दर्शाता है। तो ये xi माइनस वी जे यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट होगा n पॉइंट्स तक, और उसके बाद में वही प्रक्रिया हर एक क्लस्टर के लिए हम करेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है k मीन्स क्लस्टरिंग का, जिसे हम लोग स्क्वायर एरर फंक्शन भी बोलते हैं। तो k मीन्स क्लस्टरिंग तकनीक आप टेक्स्ट माइनिंग के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, पर k मीन्स क्लस्टरिंग इतनी सिंपल, इतनी इफ़िशियंट, इतनी मजबूत तकनीक है कि इसका जो हम बोल सकते हैं अनुप्रयोग हेल्थ केयर में भी होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम में भी होता है, लोकेशन प्रेडिक्शन में भी होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि हमें देखना है कि डायबिटीज़ कितने सारे लोगों में है, या फिर कौन कौन सी लक्षण अगर आते हैं तो डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है। तो हम लोग इस बार लक्षण जो है हमारे वो डेटा पॉइंट्स रहेंगे, और फिर हम लोग उन डेटा पॉइंट्स को एक एक क्लस्टर में बांटेंगे ताकि हमें डायबिटिक पेशेंट, नॉन डायबिटिक और या फिर हाइपर डायबिटिक इस तरीके के हमारे क्लस्टर्स बने। तो यह हेल्थ केयर में भी होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम में भी बहुत बार जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो हमारे लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी अपने आप आ जाती है। तो ये इस वजह से आ जाती है कि पहले वो चीज़ के साथ में यह बाकी चीज़ें भी खरीदी गई है, तो अपने आप ही उन डेटा पॉइंट्स का अंतर कम हो जाता है और हमें वही प्रोडक्ट्स नए से रिकमेंड करके मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि अगर आपने कोई अच्छा सा कुर्ता खरीद लिया या फिर अच्छा सा शर्ट खरीद लिया ऑनलाइन, तो उसके साथ में बहुत लोगों ने शूज़ खरीदे होंगे, ज़रूरी नहीं आप ही खरीदे, बहुत सारे लोगों ने टाई खरीदी होगी, बहुत सारे लोगों ने बकल या पिन्स खरीदे होंगे। तो जितनी भी चीज़ें उसके साथ खरीदी गई तो वो हमें रिकमेंडेशन में आ जाती है। तो ये रिकमेंडेशन भी इस क्लस्टरिंग के मीन्स क्लस्टरिंग के आधार पर काम कर सकता है। अब लोकेशन प्रेडिक्शन हम कैसे कर सकते, देखिए अभी आपके शहर में पिज़्ज़ा शॉप खुल रहा है, पिज़्ज़ा शॉप खुलने वाला है। अब ऑलरेडी जो पिज़्ज़ा शॉप है और जो कि बहुत ही ओवरलोड हो रहा है, तो अभी उस पिज़्ज़ा शॉप को मान लीजिए डोमिनोज़ का और एक सेंटर खुलने वाला है, तो उस सेंटर को हम किस लोकेशन पे डालना है, तो हम ये करेंगे कि पहले के जो विज़िट किए हुए एड्रेसेस है वो हमारे डेटा पॉइंट्स है, और जो डेटा पॉइंट्स है वो कौन से बिंदु से, मतलब कौन से सेंट्रॉइड से कम से कम डिस्टेंस में है या फिर कम से कम पास में है। तो ऐसे हम लोग उस एरिया के क्लस्टर्स तैयार कर सकते हैं और हम नया लोकेशन क्या होगा यह भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, और भी कई एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग आगे के स्लाइड्स में उसका एक बार रिव्यू करके उसको देख लेंगे। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और उसके टेंटेटिव एप्लीकेशंस। तो यहाँ नाम आप देख सकते हैं मैक्वीन। तो 1967 में जेम्स बी मैक्वीन ने इस
के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को प्रपोज किया। तो ये देखिए अभी कितना पुराना एल्गोरिदम है और फिर भी कितना सिंपल और एफिशिएंटली अपनी एडवांस सिस्टम में वो काम कर रहा है। तो मैकविन 1967 जो कि के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम उन्होंने प्रपोज किया है। तो यह क्लस्टरिंग एल्गोरिदम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं या फिर टेक्स्ट माइनिंग पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो ये जो डोमेन है अपना भाषा अभियांत्रिकी का, इसमें इस टेक्स्ट क्लस्टरिंग का किस प्रकार उपयोग होता है। तो इस स्लाइड में ये जितने भी क्षेत्र लिखे हुए हैं वो सारे के सारे टेक्स्ट से, पाठ से, भाषा से, डॉक्यूमेंट से ही जुड़े हुए हैं, जिसका हम लोग इस के मीन्स एल्गोरिदम के द्वारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए टेक्स्ट क्लस्टरिंग या फिर डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग भी बोला जाता है बहुत बार। यह हमें क्यों प्रयोग में लाना है, क्योंकि डेटा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है हर दिन। ऐसा बोला जाता है कि दर 18 महीनों में या फिर कम से कम 2 साल में हमारा जो डेटा है वो दुगना होता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इस स्कैटर्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हमें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। अब ये ऑर्गेनाइज जब हम करने जाएंगे तो हमारे पास के मीन्स क्लस्टरिंग जैसे कई तकनीक उपलब्ध है, जिसके द्वारा हमें अपने अनुप्रयोग क्षेत्र के हिसाब से उसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, संरचित कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी के मीन्स का उपयोग होता है। फेक न्यूज़ एनालिसिस में भी उसको प्रयोग में लाया जा सकता है और कस्टमर सपोर्ट के लिए भी उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ये कस्टमर सपोर्ट इसलिए कि कस्टमर अगर कुछ क्वेरी डालता है या फिर कंप्लेंट करता है तो वो भी एक प्रकार का टेक्स्ट है, और इतने सारे टेक्स्ट को इंडिविजुअली पढ़ना और उन टेक्स्ट का रिस्पॉन्स देना एक ह्यूमन माइंड या फिर ह्यूमन प्रोसेस में बहुत कठिन है या फिर टाइम कंज्यूमिंग हम बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, जो टेक्स्ट कंप्लेंट वाले हैं या फिर जो कि सपोर्ट चाहता है कस्टमर, इनको हम लोग उसी टेक्स्ट को एनालाइज करके हम लोग क्लस्टरिंग करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि एक तरीके के कंप्लेंट्स कौन से हैं, मान लीजिए कौन सी एरिया में आ रहे हैं और किस प्रकार के हैं। तो ये अपने आप अगर पता चल जाता है तो जो भी कंपनी है या फिर जो भी बिजनेस है उनको सपोर्ट भी कस्टमर को देना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है इसके कुछ अनुप्रयोग क्षेत्र। और अब आइए देखते हैं उसकी लेवल्स कौन कौन सी है। लेवल्स हम जिसे बोलते हैं स्तर कौन कौन सा है। तो 3 स्तरों पर इस टेक्स्ट क्लस्टरिंग को विभाजित किया गया है। एक है डॉक्यूमेंट लेवल, दूसरा सेंटेंस लेवल और तीसरा है वर्ड लेवल। तो डॉक्यूमेंट लेवल में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मान लीजिए कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर का डेटा होता है, कई बड़ी बड़ी टेक्स्ट फाइल्स पड़ी होती है या फिर वेब पेजेस है, तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है या रीग्रुप किया जाता है। और यह रीग्रुपिंग किस हिसाब से होता है कि आपका टॉपिक कहीं तो भी मिलता जुलता है, एक दूसरे से उस टॉपिक का मेल है। तो जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स को कैटेगराइज करना है, देखिए ईमेल्स को कैटेगराइज करना है कि स्पैम है या नहीं है। फिर सर्च इंजन में जब हम लोग काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको रिलेटेड मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्लस्टरिंग तकनीक ही है, जो कि आप अगर कीवर्ड डालते हैं
तो जो उस डॉक्यूमेंट्स का क्लस्टर बना हुआ है, उस क्लस्टर्स के आधार पर वो हमें सर्च देता है। तो गूगल में आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि गूगल में जब सर्चिंग होता है तो गूगल के सर्वर पे ऐसे कई 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 हज़ारों लाखों क्लस्टर्स बने हुए हैं, जिसके आधार पर वो आपको रिजल्ट देता है। अब दूसरा है सेंटेंस लेवल। सेंटेंस लेवल में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट से हम लोग सेंटेंसेस को डिराइव करते हैं, उन सेंटेंसेस को टोकनाइज करके उसे निकालते हैं। तो उन सेंटेंसेस का भी एनालिसिस हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ उदाहरण के तौर पे ट्वीट एनालिसिस को बताया गया है कि ट्वीट में शब्दों की कुछ संख्या होती है, मर्यादा होती है, उनमें हम लोग बहुत कम सेंटेंसेस उसमें डाल सकते हैं। तो अगर हम लोग सेंटेंसेस का एनालाइजेशन करेंगे तो उस ट्वीट का हम क्लस्टरिंग के द्वारा, के मीन्स एल्गोरिदम के द्वारा ये पता पाएंगे कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है या फिर किस क्लस्टर में आता है। तो बहुत बार जब पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है या फिर मान लीजिए अभी कोरोना का जो पेंडेमिक सिचुएशन, उससे रिलेटेड कुछ ट्वीट्स हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ट्विटर पर आए हुए जितने भी ट्वीट्स हैं वो कोरोना से रिलेटेड है या फिर पॉलिटिकल से रिलेटेड है या फिर कल्चर से रिलेटेड है। तो ये इस किस डोमेन से संबंधित है ये हम जान सकते हैं। तो ये सेंटेंस लेवल का भी टेक्स्ट क्लस्टरिंग का एनालिसिस है। फिर वर्ड लेवल पे, कि वर्ड लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड्स को कुछ कॉमन थीम के आधार पर ग्रुप करते हैं। कॉमन थीम्स के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए ये वर्ड नेट है, वर्ड नेट की एक सबसेट है सिनसेट। तो यह सिनसेट उसके जितने भी वर्ड्स है उसके सिनोनिम्स के आधार पर बनाया गया है। तो सिनोनिम्स के आधार पर बनाया गया हुआ यह सिनसेट है। तो हम लोग इसे बोलेंगे वर्ड क्लस्टर। मतलब वर्ड की कोई कॉमन फीचर या फिर कॉमन थीम, जैसे कि ये सिनोनिम्स, यह थीम है, तो इसके आधार पर सिनसेट बनाया है। तो यह भी एक तरीके का, सिनसेट भी एक तरीके का क्लस्टर है। तो ये है आपके लेवल्स ऑफ टेक्स्ट क्लस्टरिंग। अब यहाँ देखिए कि हम जब टेक्स्ट क्लस्टरिंग करते हैं तो हमें फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जब हम लोग टेक्स्ट क्लस्टरिंग की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे डेटा पॉइंट्स क्या होंगे ये भी हमें जानना है। तो ये जानने का मतलब ही है हमें उसके फीचर्स निकालना है। तो फीचर्स उसके टेक्स्ट के वर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। वर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब देखिए, मान लीजिए एक अपर केस, यह उस वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक है, तो अपर केस के आधार पर एक फीचर निकल के आएगा। पॉज टैगिंग भी किसी शब्द का पॉज वो कैटेगरी, लेक्सिकल कैटेगरी नाउन है, किसी का वर्ब है, तो पॉज कैटेगरी भी एक फीचर हो गया। उसकी कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है या फिर सिंपल सेंटेंसेस, इस तरीके से कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है स्पेसिफिक, वो भी एक फीचर है। इवन सिमेंटिक्स भी एक फीचर है। तो टेक्सचुअल फीचर्स है जो आपके टेक्स्ट क्लस्टरिंग में उपयोग में लाए जा सकते हैं। फिर यह जो टेक्स्ट के फीचर्स हम लोग देख रहे हैं, उन टेक्स्ट के फीचर्स को तो हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसे प्रोसेस होना है, आगे डिजिटाइज्ड होना है। तो हम लोग यह जो टेक्सचुअल डेटा है उसे रियल वैल्यूड वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं।
जब हम लोग इस टेक्सचुअल डेटा को रियल वैल्यूड वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे बोलेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन। तो यह जो मैपिंग है, यह मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। फीचर्स हमने पहले डिसाइड कर लिए, ये वाले हमारे फीचर्स है। फीचर्स डिसाइड करने के बाद में हमने उस फीचर्स को रियल वैल्यूड वेक्टर्स में रूपांतरित कर दिया। हम इस प्रक्रिया को बोलेंगे फीचर एक्सट्रैक्शन। और इस फीचर एक्सट्रैक्शन की या फिर वेक्टर्स हम किस तरीके से बनाएंगे, इसके कई तकनीक है। सबसे सिंपल तकनीक है बैग ऑफ वर्ड्स। उसके बाद में TF-IDF टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, और अब आजकल वर्ड एम्बेडिंग भी काफ़ी उपयोग में लाया जा रहा है, जिसे हम लोग वर्ड टू वेक के नाम से जानते हैं। तो यह है आपके टेक्स्ट क्लस्टरिंग के बारे में। इसकी पहली कक्षा में हमने के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा, और इस कक्षा में हमने टेक्स्ट क्लस्टरिंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और आगे हम लोग इसकी आगे की कक्षा में जो क्लस्टरिंग का दूसरा एल्गोरिदम है के मेडॉइड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको यह भी देखना है कि आप इस पाठ से, इस कक्षा से क्या क्या स्वाध्याय आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये जो के मीन्स का मतलब है, उस के मीन्स का जो मतलब है, इस मतलब को आप समझ सकते हैं। दूसरा, आप ये जो स्टेप्स है, स्टेप्स के मीन्स के जो 4 स्टेप्स है, उस 4 स्टेप्स को समझ के लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल प्लस उसका एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। फिर आप टेक्स्ट क्लस्टरिंग के बारे में बता सकते हैं। टेक्स्ट क्लस्टरिंग में आपके लेवल्स कौन कौन सी है वो बता सकते हैं। आपके फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये बता सकते हैं। और ख़ास करके यह जो टेक्स्ट क्लस्टरिंग है, टेक्स्ट क्लस्टरिंग की जो अनुप्रयोग क्षेत्र है और उसके आज के डेट में क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। जैसे कि पूरा डेटा अभी अनस्ट्रक्चर्ड है, डेटा बहुत बढ़ रहा है, तो इस तरीके का जो उसका, और उसे हमें स्ट्रक्चर्ड करना ज़रूरी है, उसे हमें ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। तो इसका जो इस तरीके का सिग्निफिकेंस भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए स्वाध्याय है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।